नमस्कार। हम लोग यहाँ 3 लोग बैठे हैं और तीनों का नाम यहाँ घोषित हो चुका है, इसलिए अब अलग से बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये जो बहुत महत्व की है कि हम लोग जिस लेखक से बात करने जा रहे हैं उसके बारे में एक पंक्ति में ये कहना है वो हिंदी का लेखक है या संस्कृत का लेखक है या वो अंग्रेजी का लेखक है, और तो बहुत मुश्किल काम है क्योंकि ये तीनों भाषाओं में काम करते हैं। मूल भाषा इनकी संस्कृत है, लेकिन गर्मी में और सालिका में इनकी कहानियां भी खूब छपी और इनके 2-3 उपन्यास हिंदी में है, नाटक हिंदी में है। और अभी भी ये जो पुस्तक आज आपके सामने है, इसमें अधिकांश जो समीक्षाएं हैं वो हिंदी के लेखकों को लेकर। ऐसा बहुत कम होता है कि जो संस्कृत का आदमी हो वो हिंदी में भी उसी तरह, उसी दक्षता से, उसी चिंता से, उसी सोच से हिंदी में भी लिख रहा हो। ये इनकी विशेषता है। और संस्कृत नाम आते ही बहुत सारा हमारे दिमाग में कुछ ऐसा आ जाता है कि हम सोचते हैं कि ये तो बहुत पिछले जमाने का गया गुजरा आदमी होगा, लेकिन ये उस कॉन्सेप्ट को तोड़ते हैं और इनको पढ़ते हुए लगता है कि शायद हम हिंदी वाले इन संस्कृत वालों से काफी पीछे हैं। जो मैंने अनुभव किया, कुमार अम्बुज की बात कुमार अम्बुज बताएंगे। इस आलोचना की किताब में बुंदेली के बहुत बड़े जो क्लासिक लोग कवि हैं, ईश्वरी से शुरू होती है और ये किताब समाप्त होती है भारत के कला चिंतन पर, कलाओं पर। आप लोगों ने सुना होगा 64 कलाएं मानी जाती हैं। हम लोग जानते हैं कि 64 कलाएं होती हैं, लेकिन वो कौन कौन सी कलाएं हैं उनकी पूरी संख्या तो हमारे पास नहीं है। लेकिन यहाँ एक उदाहरण तो मैं दे सकता हूँ। जो वृक्ष कटिकम जो नाटक है, उसमें एक चोर जो है वो शेर काट रहा है और वो देख रहा है जनेऊ से माप करके कि ये जो शेर है ये परफेक्ट कटी है कि नहीं। इससे वो भी एक कला के अंतर्गत है। तो मेरा मतलब ये है कि वहां तक ये पुस्तक गई है, लेकिन इसमें उपन्यास पर भी चर्चा है, कविताओं पर भी चर्चा है और कई चिंतन परक ग्रंथों पर भी चर्चा है। एक तो ये इनकी पहचान है, और दूसरी बात ये कि इन्होंने कुछ ऐसे सवाल इस किताब में उठाए जो चिंतित भी करते हैं, उत्तेजित भी करते हैं और हमें सोचने को बाध्य भी करते हैं। उसमें से 2-3 सवाल में जो नॉर्मल लोगों को परेशान कर रहे हैं, खासतौर से 10-11 सालों के, कि आखिर अतीत को हम कैसे समझें, कैसे हम अतीत को जानें। क्योंकि आजकल अतीत की बात तो नहीं होती, लेकिन सनातन की बात बहुत होती है। धर्म तो भारत में हमेशा रहा। अभी ज्ञान चतुर्वेदी बोल कर गए, तो ज्ञान चतुर्वेदी को तो व्यंग लिखने की जरूरत क्या पड़ रही है। तो इसलिए ऐसी बहुत सारी बातें इस किताब में कही गई है। तो सबसे पहले तो मैं त्रिपाठी जी से अपनी ओर से जरूर पूछना चाहूंगा कि खुद समकालीन साहित्य को लेकर, क्योंकि मैंने एक बार इनसे कहा था कि आपके संस्कृत में बहुत कुछ ऐसा लिखा गया है जो हम हिंदी वाले अब लिखने की हिम्मत नहीं कर पाते। मतलब उदाहरण देते कालिदास का मेघदूत ले लीजिए, उसमें बहुत सारी बातें ऐसी कही गई हैं जो हिंदी वाले लिखेंगे तो लोग उसको अश्लीलता में डाल देंगे। एक श्लोक है ज्ञाता स्वादो वाला,
लोग जानते हैं, मैं पूरा श्लोक नहीं सुनाऊंगा। तो संस्कृत जहाँ तक है, हम तथाकथित आधुनिक शायद या तो वो शैली नहीं प्राप्त कर सके हैं या वो साहस नहीं प्राप्त कर सके हैं जो हम लिख पाए। उतनी संस्कृत उतनी अग्रगामी, लेकिन कैसा यथार्थ है, कितने यथार्थ तक संस्कृत जाती है, उस सब का अमृत छान करके इन्होंने हिंदी में देना शुरू किया। तो मैं इस रूप में आपका स्वागत करता हूँ। और मैं ऐसे पहला सवाल जो आपके सामने रखता हूँ वे रखता हूँ कि आप संस्कृत का इतना बड़ा वाङ्मय छोड़कर जो हिंदी में आते हैं, तो उसके पीछे का रहस्य क्या है? थोड़ा मुश्किल सवाल है। तो धन्यवाद, आपने बहुत ही स्नेह के साथ मेरे बारे में मुताबिक की। राष्ट्रवाद को बहुत धन्यवाद कि पुस्तक उन्होंने अच्छी तरह से छापी है। मुझे तो कोई ऐसी आशा अपेक्षा नहीं थी कि लोकार्पण होगा। यहाँ आने का अवसर मिला, उसका लाभ मुझे ये कि आप सानिध्य में रहने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। अब सब मुझे क्या जरूरत पड़ी हिंदी में आने की? एक तो मुझसे यह भी पूछा जाता है, कई लोग जो मुझे जानते हैं, मेरा लिखा है हुआ या मेरा बोला हुआ मेरे वक्तव्य जो सुनते हैं कि आप इतने अलग क्यों हैं संस्कृत के बाकी पंडितों से। तो मेरी जो पूरी पृष्ठभूमि है उसी कारण में थोड़ा अलग हुआ। उत्तर इसका सीधा सीधा है, मैं विज्ञान का विद्यार्थी था, कमजोर विद्यार्थी में नहीं था, टॉपर था, हर कक्षा में मैं टॉप करता था। मेरी बोर्ड में मेरी पोजिशन थी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मेरे विषय हुआ था। मुझसे उम्मीद की जाती थी, इसमें इंजीनियरिंग बड़ी आकर्षक मानी जाती थी कि लड़का उसमें जाएगा। तो सबकी उम्मीदों को तोड़ करके आर्ट्स लिया। आर्ट्स में भी मैंने अंग्रेजी साहित्य और संस्कृत साहित्य लिया। गणित मैंने सोचा कि मैं जारी रखूँ तो गणित भी लिया, हालांकि मुझसे नहीं चला। उसमें भी विश्वविद्यालय में पोजिशन थी, तो उम्मीद की जाती थी कि मैं अंग्रेजी में एमए करूँगा। मेरे पिताजी भी जो कि खुद संस्कृत के प्रोफेसर थे, चाहते थे कि मैं संस्कृत से मैं करूँ कि नौकरी निकल जाएगी। उस सब अपेक्षाओं उम्मीदों के विपरीत जाकर मैंने संस्कृत से एमए किया। बैकग्राउंड की वजह से, पृष्ठभूमि की वजह से मैं थोड़ा अलग होता जा हो गया। दूसरी कुछ जन्मजात संस्कार होते हैं, पढ़ने की बहुत आदत थी। जितना जो कुछ मैं आज हूँ, जो लड़के बैठे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ, मैंने पुस्तकालयों में बहुत वक्त गुजारा है। छतरपुर में मैं था तो मैं घंटों वहाँ के जिला पुस्तकालय में बैठा रहता था। स्कॉलरशिप मिला तो 5-10 रुपये मैंने स्कॉलरशिप मिलता था, तो 5 रुपये लेके मैं उसका मेम्बर बना वहाँ की लाइब्रेरी का। तो चंद्रकांत का संतति भूतनाथ के सारे खंड मैंने पढ़े, उसकी 6ठी क्लास में मैं था। उसके बाद 7वीं 8वीं में आने पर मैंने शेक्सपियर के नाटक पढ़ना शुरू किया। जो लाइब्रेरी था वो हंसता था कि भाई ये लड़का जो दिखाने के लिए जाता कुछ पढ़ता नहीं। उसने पूछा एक बार, मैंने जो पढ़ा था शेक्सपियर का नाटक, उसका उसको हिंदी में बताया कि मैंने पढ़ा। तो मेरी मुझे बीमारी थी और मेरी हंसी भी बहुत उड़ाई जाती थी, इसके लिए मैं कमजोर बालक था। तो तारे मुझे दिए जाते थे, पढ़े इत्यादि। तो वो मेरे बहुत काम आया। मैंने हिंदी साहित्य बहुत पढ़ा, कक्षा 6 से लेके 11वीं है बोर्ड हुआ करती थी उसमें। तो मैंने प्रेमचंद लगभग पूरा पढ़ डाला। मैं 11वीं तक पहुँचते हुए शरद चंद्र के बाद पढ़ना के योग के मैंने पढ़ डाला। और रुचि संस्कृत में थी, पढ़ूंगा तो संस्कृत ही आगे। मुझे लगता था कि मैं इसमें कुछ कर पाऊँगा। तो एक तो यह है कि संस्कृत साहित्य पढ़ते समय मैं चूँकि बाकी साहित्य से मिलाकर के देखता था ये कितना विशिष्ट और अनोखा है हमारा साहित्य, हमारी पूरी पृष्ठभूमि, और जो वहाँ है वो यहाँ नहीं है। जो कुछ हिंदी में हो रहा है जिस तरह का वो यहाँ नहीं है, और इसमें प्रेमचंद की तरह गाँव का जीवन कहाँ है, या जैसा शरद चंद्र लिखते हैं वैसा इसमें कहाँ है। तो बाद में लगा कि कुछ गलत छवियाँ पूरी संस्कृत परंपरा के बारे में बनाई गई है। कुछ अंग्रेजों ने कहा कि ये तो वेदों की, पुराणों की, ज्ञान की, शास्त्र की, चिंतन की महान भाषा है। तो मैंने जब बहुत ज़्यादा देखना शुरू किया, मुझे लगा कि इसमें तो लोक कविताएं भी हैं, अलग तरह का साहित्य। इस कारण दूसरे साहित्यों के संपर्क में मुझे
बराबर रहने की आवश्यकता लगती रही। और मैं अन्य भाषाओं का साहित्य पढ़ता रहा और कुछ तो मेरे पास पुस्तकें आती रही अन्य भाषाओं की, कवियों की, लेखकों की, और कुछ मुझसे लिखवाया जाता रहा, कुछ मैंने अपनी इच्छा से भी लिखा हिंदी के नए साहित्य के बारे में, कुछ मुझसे वो अनुरोध किया गया कि आप भी लिख दीजिए, उसके कारण भी मैंने लिखा। और मुझे अच्छा लगता है क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़े आचार्य हुए राष्ट्रचंद्र 10वीं शताब्दी में, वो उन्होंने ये कहा है अपनी किताब में काव्य मीमांसा में कि जो एक भाषा में लिखता है वो तो कवि होता है, जो कई भाषाओं में लिख सकता है वो महाकवि होता है। और यही कालिदास के सामने आदर्श था यही, क्योंकि इन्होंने 3-4 भाषाओं में लिखा है, संस्कृत के कवि नहीं है। आप मैं सुना दूंगा, कालिदास ने दोहा लिखा है, ये जानी में लोहे निजर कोई हरे जावन धन धन सामनी धारा धर बरसे। विष्णु रशियम में पुरानी जो हिंदी आप कह सकते हैं उससे जो है चौपाई, तो ये लोग 3-4 भाषाएं जानते हैं, उनमें एक साथ लिखते हैं। ये आदर्श माना गया कि बहुभाषी देश है, इसमें कई भाषाओं में पेट होना बहुत जरूरी है, इसी क्योंकि इतने बड़े महादेश में संवाद करने के लिए जरूरी है। मुझे अपने लिए बहुत जरूरी लगता रहा कि मुझे बहुत इस बात पर दुख होता है कि मैंने उर्दू फारसी नहीं सीखी पढ़ी, अभी भी मुझे बड़े बड़ा अपने ऊपर ग्लानि सी होती है। और ये मेरे लिए कमी है क्योंकि संस्कृत वाले को फारसी जरूर पढ़ना ही चाहिए। मैंने जर्मन पढ़ी तो काम नहीं आई मेरे जर्मनी में जब मैं गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएं सीखना, उनके साहित्य को पढ़कर समझने की कोशिश करना, ये शुरू से रहा। और मैं हिंदी साहित्य का पाठक भी रहा, उस नाते कभी कुछ लिखने का मौका मिला तो मैं लिख गया। दूसरे मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि मैंने कभी यह आकांक्षा मेरी नहीं रही, ना मेरी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा थी कि हिंदी में मुझे समीक्षक के रूप में जाना जाए। उल्टी आकांक्षा मेरी जरूर थी कि मुझे हिंदी में समीक्षक के रूप में न जाना जाए, क्योंकि मेरा क्षेत्र नहीं। आप हैं, आपने तैयारी की है आचार्य के रूप में, समीक्षा परंपरा आपके साथ है, आपको गुरुओं का सानिध्य इस तरह का मिला है। मैं संस्कृत का आदमी हूँ, मैं अपनी खोज में रहता हूँ, उससे बाहर आकर के मैं दूसरे साहित्य को देखता हूँ, फिर अपनी खोज में चला जाता हूँ, जो कि मुझे करना चाहिए। हम ये नहीं मानते कि आप अपनी खोज में रहते हैं, नहीं, क्योंकि आपने इस किताब में बहुत सारे सवाल उठाए। जैसे आपने भारत में इतिहास पद्धति पर सवाल उठाया है, आपने औपनिवेशिक बुद्धिजीविता पर सवाल उठाया है, आपने इस्लाम और हिंदुत्व के बीच में जो संबंध है उन पर सवाल उठाया है, आपने भाषा और बोलियों को लेकर के सवाल उठाए हैं। इसलिए आप ये मत कहिए कि आप खोज में रहते हैं। हाँ, लेकिन कुछ मेरा क्षेत्र है उसमें मुझे रहना ही चाहिए। मेरा अपना जो साहित्य की परंपरा है वो मेरे लिए एक तरह से जिलाए रखने का माध्यम है। कालिदास वाल्मीकि को लगातार पढ़ता रहूं। जैसे एक छोटा सवाल मैं उठा लूँ, इस किताब में आपने एक पंक्ति ऐसी लिखी है जिस पर बहुत विवाद हो रहा है, हजारों साल से विवाद हो रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि एक सवाल हम लोगों के दिमाग में है और उसको हर डिसिप्लिन का आदमी लेता है, और वो ये है कि हम लोग जो अपने को आर्य कहते हैं वो क्या यहीं के मूल निवासी थे या बाहर से आए थे, और अगर बाहर से आए थे तो बाहर कहाँ था? क्योंकि इस देश का नाम आर्यावर्त से पहले एक और नाम था, इसका नाम था सप्त सिंधु। जयशंकर प्रसाद ने स्कंदगुप्त नाटक में इस शब्द का प्रयोग किया है। सप्त स्वर सप्त सिंधु से उठे, छिड़ा तब मधुर शाम संगीत। ये जो सप्त सिंधु, बाद में मैंने देखा कि ये तो सतलुज देश नाम था, लेकिन वो था पंजाब तक ही, उसमें शायद अफगानिस्तान बलूचिस्तान वगैरह था, वही मूल आर्यावर्त था। तो मेरा ये कहना है कि एक सवाल तो आपने यही उठाया है, जो इतिहास था विवादक पर मैंने इनसे पूछा था कि आखिर आप क्या मानते हैं, तो मैं वही सवाल यहाँ पे पूछना चाहता हूँ। मैं तो यही मानता हूँ, प्रसाद जी यही मानते हैं, भगवान सिंह भी यही मानते हैं कि हम लोग हमारे पुरखे हिमालय के आसपास में, उनको
जिसको अफगानिस्तान आजकल कहते हैं, गांधार देश उसको कहते थे, वहाँ तक आवाजाही थी, वहाँ भी थे। और जो पठान लोग हैं वो असल में आर्यों की ही रेस है उनका। और इसका तो एथनोग्राफी की दृष्टि से, एंथ्रोपोलॉजी की दृष्टि से भी अध्ययन हुआ है। तो एक तो सबसे पुरानी किताब जो दुनिया की है ऋग्वेद है, उसमें कहीं कोई स्मृतियाँ नहीं है भारत इस पूरे क्षेत्र के बाहर। गांधार को जरूर मिला लीजिए, गांधार देश कुछ जो दर्रे हैं उनसे जाकर के वहाँ तक जाते हैं, उतना हिस्सा उसके बाहर की किसी ईरान की या अन्य देशों की ऐसी कोई स्मृतियाँ नहीं है। सबसे प्राचीन साहित्य हमारे पास है। यदि वो वहाँ से चले होते तो उसको उसकी स्मृतियाँ अपने मंत्रों में वो भी रखते, कहीं व्यक्त करते। तो आर्य लोग तो हम लोग जो पुरखे थे उसी एरिया, उसी क्षेत्र में थे। हिमालय के कुछ आसपास के प्रदेश हो सकते हैं, और बाद में ये थोड़ा पंजाब का जो इलाका है ये हो सकता है। मूलतः यहाँ पर थे और फिर नीचे जाते गए। आप कुछ पूछेंगे तो मेरे पास तो बहुत सवाल है। हेलो, इस किताब को जो थोड़ा मैं रात में देख सका, इसमें 20 लेख हैं और मैंने इनको 3 हिस्सों में बांटकर आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। 3 लेख हैं जो 3 पीढ़ियाँ मान लें, पीढ़ियाँ से 8 शताब्दियों का अंतर ईश्वरी, बाणभट्ट और अप्पा महादेव। दूसरे आपके 8 लेख जो हैं वो 3 शब्द के संदर्भ में हैं, उनके लेखन के संदर्भ में अज्ञे, गंभीर भारती, शमशेर, परसाई, नामवती और कांचन। तो उसके बाद अष्टभुजा शुक्ल, अशोक वाजपेयी, गगन गिल, अनामिका, विजय बहादुर सिंह और प्रेम सुरेश। इन सबको आपने नाम दिया है नया साहित्य नई संकल्पना। तो इसका और ये समकालीनता का भी इसमें संदर्भ बनता है। तो क्या ये सभी आपको समकालीन लगते हैं? क्या ये सभी नया साहित्य का प्रतिनिधित्व करते हैं? इनको आपने एक ही गेज में रखा है और एक समान एक ऐसा शीर्षक दिया है। इससे बहुत सारे पाठक के मन में सवाल, तो इनका आपस में संबंध आप कैसे मानते हैं? और क्या समकालीनता की आपकी कोई ऐसी परिभाषा है जिससे शायद आप ये हम परिचित हैं, जानना चाहिए? जिस दृष्टि से मैं देख करके लिख रहा हूँ इन सब को, उसकी दृष्टि से मैंने शीर्षक सोचा। शीर्षक तो बाद में दिया ही गया है। लेख असल में ये जो लेख है इसमें करीब 40-45 वर्षों के दरम्यान में लिखे गए और शताब्दियों के अनुभव उसमें उनके एक भाग में आते हैं। एगर बेट ले रुके छुपाने, काम जन्म भर राने, हरियो काम हरी भर रेंगे, बिगर कछु नहीं जाने, सबको लगत रात जन्म भर जो नहीं कबो बिरान, जो नहीं कबो बढ़ाने, ई धंधे के बीच ईश्वरी करत करत मर जाने। प्रेमिका से कहता है थोड़ी देर मेरे पास बैठ लो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। घड़ी भर बाद सब काम काज घर के कर लेना, ये तो धंधा तो लगा ही रहता है, कभी खत्म होगा ही नहीं। इस धंधे के बीच में करते करते हम मर जाएंगे, इसलिए वो 4 मिनट मेरे पास बैठ लो। बहुत सारी झंकार ईश्वरी के चित्त में भागे या छंद पढ़ते हुए होती है। मृत्यु सूक्त याद आने लगता है। तो ऋग्वेद का चकवाली मिश्र जी गांधीवाद निकालते थे, मैं उसके लिए लेख अपने भेजता, अपने मन से मैंने लेख फिर पत्रिकाओं में भेजे, गांधीवाद के लिए भेजे। तो मृत्यु सूक्त का अनुवाद मैंने उनको भेजा था, उन्होंने उसको छापा। तो वो अद्भुत कविता है मृत्यु सूक्त, मृत्यु का जो अनुभव है। तो ईश्वरी की कविता में काव्य में जो मृत्यु का अनुभव होता है, मोहरी राम राम सब कहीं चल रहे आज उससे नहीं। तो ये मृत्युबोध जो आता है, तो पूरे हमारे साहित्य में जीवन और मृत्यु, और फिर निराला की पंक्तियां याद आती हैं, मरण को जिसने मरा है इत्यादि। तो इलियट को भी मैं पढ़ता रहा अंग्रेजी के समीक्षकों में, कविता में इनकी ज़्यादा नहीं पढ़ के समझता है, लेकिन उनकी ट्रेडिशन मॉडर्निटी पर जो लेख मैंने पढ़ा उसमें उन्होंने कहा कि हम किसी भी अपने समय के या बाद के कवि को पढ़ते हुए पिछले बहुत सारे साहित्य का पुनः पाठ करते हैं, और केवल उसी कवि को हम नहीं पढ़ते हैं, हम उसके पहले की कई पीढ़ियों के साहित्य को फिर से पढ़ रहे होते हैं।
तो इसलिए मेरे लिए संभावनाएं बनती हैं कि जो नया साहित्य लिखा जा रहा है उससे मैं जिस परंपरा से आया हूँ उसको मैं फिर से कैसे जांचता समझता हूँ, तो वो संभावना मेरे लिए बनती है। उसके द्वारा जो औजार और जो इक्विपमेंट्स उन्होंने दिए हैं मुझे समीक्षा के, उनके द्वारा इस साहित्य को मैं कैसे समझ करके और कुछ नई समझ इसकी पैदा कर सकता हूँ, तो संभावना मेरे लिए इस दृष्टि से मैंने ये शीर्षक दिया होगा कि जो कुछ भी नया हिंदी में लिखा जा रहा है, चाहे वो अनामिका का आईना साल हो, उनको अपनी परंपरा के द्वारा दिए गए जो उपकरण हैं समीक्षा के औजार हैं, उनसे मैं कैसे समझ सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि जो समीक्षाएं की जा रही हैं कि क्या हो रहा है, और जो ज़्यादातर जो निबंध है वो मुख्यतः हमारी भाषा में, मेरी अपनी शब्दावली में तो रिव्यूज है, लेकिन एक ऐसा लेख भी इसमें है जो अनामिका के उपन्यास को लेकर आईना साज को, और उसमें आपने बहुत सारे सवाल उठाए और कई कई मुद्राएं उसमें आपकी देखी। खासतौर से खुसरो एक ऐसा व्यक्तित्व है जो हम समझते हैं कि कुमार अंबुज के निगाह में शायद समकालीन न हो। आप मेरी तरफ से मत कहिए, अरे आप मुझसे पूछिए, आप अपने विचार मेरे बारे में मैं क्या सोचता हूँ वो आप कैसे कर सकते हैं? अरे तो मैं सब सही, अगर आप वो गलत हो जाएगा ना सर, अगर आप मंजूर नहीं करते ऐसा तो मैं उनसे अपनी ओर से कह देता हूँ कि जैसे कि हम मानते हैं हमारा सबसे कंट्रोवर्शियल समकालीन तुलसीदास, माने हम सब लोग इतने लोग लिख रहे हैं कविता, लेकिन वो अपनी कविता को लेकर जितना कंट्रोवर्शियल लड़ता है और उसकी कविता को लेकर के जितनी बड़ी आस्था खेत में किसान से लेकर और विश्वविद्यालय से बाहर पंडाल में प्रवचन देते हुए पंडित तक रहती है, तो उससे बड़ा समकालीन तो कोई नहीं है। कहीं कहीं अगर वो हमारे जमाने को भी निरंतर परेशान कर रहा है, चिंतित कर रहा है, तो समकालीनता शब्द तो हम समझते हैं हमारी परंपरा में उस तरह नहीं आया, शायद ये बौद्धिक उपनिवेशवाद से चलकर आया भी, क्योंकि हम तो ये मानते हैं कि हमारा कोई काल जो है ऐसा नहीं रहता जो एक दिन शुरू होगा और दूसरे दिन समाप्त हो जाएगा। हम साइक्लिक ऑर्डर के लोग, चक्राकार गति के लोग, इसलिए हमारा काल हर वक्त भी रहता है और नहीं भी रहता, इसलिए समकालीनता में मेरी बहुत ज़्यादा आस्था मेरी नहीं। तो इसमें प्रासंगिकता और समकालीनता दो अलग चीजें हो रही हैं। अब जो भी वो भी बहस में नहीं पड़ेगा। इसमें जो आईना साज वाला जो लेख है उसमें त्रिपाठी जी ने बहुत सारी बातें कही, उसमें दो तीन बातें हैं। एक बात उन्होंने ये कही है कि जो इतिहास जिस तरह से लिखा जाता है और हमसे मांग की जाती है, उस तरह का इतिहास भारत के पुरखों ने लिखा ही नहीं। और आज मैं रोमिलन थापर की किताब देख रहा था, आदिकालीन भारत की व्याख्या, उसमें मैंने ये देखा, उसमें पृष्ठ 16 पर ये लिखा हुआ, ये रोमिलन थापर लिख रहे हैं, कोई संस्कृत का पंडित नहीं लिख रहा, कि वस्तुतः हमारे इतिहास लिखने की वो परंपरा ही नहीं थी। हम घटनाओं को और तथ्यों को अपने इतिहास के रूप में कभी लेते ही, हम हमेशा अपनी जो मूल्यवान स्मृतियां, उन स्मृतियों को सजोए रखना ही हम अपना इतिहास मानते हैं। त्रिपाठी जी ने भी लिखा है कि हमारे इतिहास की परंपरा यही रही। तो इतिहास शब्द का अर्थ हमारे यहाँ जैसे शतपथ ब्राह्मण जो है वो हमारा इतिहास है, जिसको याज्ञवल्क्य ने रचा है। तो इस रूप में आपने एक बात और कही है, विवाद है वहाँ पर, कि खुसरो जो है हरीश त्रिवेदी के अनुसार, जो अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं दिल्ली में, उन्होंने उस उपन्यास की रिव्यू करते हुए लिखा है कि खुसरो करीब 7-8 बादशाहों सुल्तानों के जमाने में रहे और बहुत सफल रहे, तो उनमें एक खास प्रकार का बहुत चतुर दरबारीपन था। लेकिन त्रिपाठी जी ने उसका विरोध किया और विरोध करते हुए, विरोध के उससे असहमत व्यक्त हुए और विरोध करते हुए असहमत व्यक्त करते हुए कहीं कहीं त्रिपाठी जी अपनी जो स्वाभाविक मुद्रा है लेखन की उससे बाहर भी चले गए। वो कौन सी मुद्रा है मैं नहीं कहूँगा, ये तो खुद ही वो बताएंगे। लेकिन आपने ये कहा है कि जो गोपीचंद नारंग की निगाह है और जो हरीश त्रिवेदी की निगाह है,
उससे सहमत नहीं है, क्योंकि उसमें यूरोपियन जो बौद्धिक उपनिवेशवाद का दिमाग है वो काम कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को बताएं कि आपने ये सब कैसे लिखा और क्यों। औपनिवेशिक मानसिकताएं कितनी गहराई से हमारे भीतर विधि हुई हैं, उनको पहचाना नहीं जाता है। तो ये भाषाओं के बीच में जो दूरियां हैं, ये अंग्रेजों ने बहुत सारी इस तरह की छवियां हमारे भाषा को लेकर के बनाई गई कि संस्कृत को पंडितों की ही भाषा केवल 19वीं शताब्दी तक तो गाँव में संस्कृत में शास्त्रार्थ करती हुआ करते थे, लोग समझते थे। ये जो दूरियां हैं ये औपनिवेशिक काल में जिस तरह से पैदा की गई, जो छवियां निर्मित की गई, उनसे हमारी पिछली पीढ़ी के जो हमारे प्रोफेसर लोग थे वो प्रभावित थे। उस पर मैं थोड़ा तीखा अन्यत्र भी बोलता रहा, उस हिसाब से मैंने बातें कही है। उनका कुल कहना यह था कि ये खुसरो के तो ये सारे शब्द है ही नहीं, वही चोरी से पर डाले के चल खुसरो अगर आपने रह वही चमदेश, ये सब खुसरो ने लिखाई थी, क्योंकि भाषा कहानी पहली शताब्दी में थी ही है। जो लोग कह रहे हैं उन्होंने अपभ्रंश पढ़ी नहीं, भाषा का इतिहास को जानते नहीं, वो उनका क्षेत्र नहीं है। उन्होंने मान लिया कि ये भाषा 7वीं 18वीं शताब्दी में आई है, जबकि गुरु गोरखनाथ 9वीं शताब्दी में जो दोहे लिखते हैं वो तो बहुत हमारी जैसी भाषा में है। जो बौद्ध कवि है सिद्धप्पा आदि हैं, वो जिस भाषा में दोहे लिख रहे हैं, यहाँ तक कि कालिदास तक उस भाषा की छवियाँ आपको मिल जाएंगी। तो जो भाषाओं के बीच में दूरियाँ, भाषाओं के बारे में जो हमारे ख्याल है, ये अंग्रेजों ने जिस तरह से हमारी भाषाओं का हमारे साहित्य का अध्ययन किया उसके कारण बने। तो खुसरो के बारे में द्विवेदी जी ने ऐसा लिखा था, इसलिए मैंने उसका जवाब दिया। और द्विवेदी जी, हरीश द्विवेदी जी हमारे बहुत अच्छे लेख हैं, अंग्रेज हैं, खुश हुए थे। उन्होंने मुझे पत्र लिखा कि आपका लेख आने से बात पूरी हो गई है, जो मैंने